साथियों, भारत में हर 10 साल के बाद में सेंसस किया जाता है, भारत की जनता को गिना जाता है, उसका एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इस बार भी 2021 में 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 21 दिन में पूरे भारत की आबादी को गिनने का काम भारत का जो होम डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से किया जाता है। सेंसस कमीशन कोई सेपरेट कमीशन नहीं है, ये कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं होती। आप लोगों को पता होगा जैसे चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, वैसे सेंसस कमीशन ये कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से साथियों भारत की सेंसस के कार्यक्रम को चलाया जाता है। तो 9 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में 21 दिनों में 20-21 दिनों में इस पूरे भारत का सेंसस किया जाएगा, आंकड़े गिनने का काम किया जाएगा। और फिर ये जो आंकड़े जमा होते हैं, ये आंकड़े इतने ज्यादा जटिल होते हैं, इतना ज्यादा रिकॉर्ड जमा किया जाता है। इस बार तो सरकार ने ये घोषणा की है कि इस बार की सेंसस जो है ये डिजिटल लेवल पर की जाएगी। मतलब जो डिजिटलाइजेशन का जो कंसेप्ट है सेंसस में भी लागू किया जाएगा। तो मैनुअल रिकॉर्ड से भी आगे वाला मामला किया गया है, तो डिजिटलाइज सेंसस किया जाएगा। क्योंकि हम तो अब चांद पर भी जाकर आए हैं, तो इतनी जो हमारी तरक्की हो चुकी है कि हम लोग सेंसस भी डिजिटल कर सकते। मगर ये सेंसस डिजिटल होने के बाद में भी साथियों जब आपको उसके आंकड़ों का अध्ययन करना होता है, उसके आधार पर कोई निर्णय या कोई नीति बनानी होती है, सरकार को भी अगर बनानी होती है, तो उन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए जो डाटा अवेलेबल होता है वो होगा 2024-25 में। मतलब सेंसस होने के 4 साल बाद वो आंकड़ा आप लोगों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए मिलाएगा। और साथियों भारत में सेंसस का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। ये जो 2021 में होने वाली सेंसस है ये भारत की 16वीं सेंसस है। इससे पहले 15 बार भारत की आबादी को गिना गया। 1872 में अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सेंसस शुरू की और तब से लेकर ये परंपरा जो है ये भारत में चालू है। भारत में चुनाव आयोग के बाद या चुनाव के बाद अगर सबसे ज्यादा मशीनरी किस कार्यक्रम में इन्वेस्ट होती है या एंगेज होती है तो वो बड़ा कार्यक्रम है सेंसस। चुनाव के बाद इलेक्शन का जो रूटीन काम होता है, इस काम के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मशीनरी किस कार्यक्रम में इन्वॉल्व होती है, एंगेज होती है, तो वो होता है सेंसस का काम। और कोई साधारण लोग नहीं साथियों, लगभग 31 लाख कर्मचारी, लगभग 3.1 मिलियन जो पीपल है या एम्प्लॉई है, ये सेंसस के काम में इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो अंदाजा लगा लो कि कितना बड़ा ये सारा सेंसस का काम होता होगा। अब जब 2011 में जाति आधारित जनगणना का मामला उठा था, बामसेफ ही वो एकमात्र संगठन है साथियों जो पिछले 20 सालों से इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहा है। दिसंबर 2001 में बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी ये विषय चर्चा के लिए था और लगातार पिछले 20 सालों से इस सेंसस के मुद्दे को लेकर, बैकवर्ड क्लास के सेंसस को लेकर साथियों हम लोग काम कर रहे हैं। और केवल और मात्र बामसेफ के जागरण के ही कारण साथियों पिछली बार जब सेंसस का मामला चल रहा था तो संसद में हंगामा हुआ। 200 से ज्यादा बैकवर्ड सांसदों ने हंगामा किया, संसद में बहस हुई और प्रधानमंत्री और जो उस समय के संकट मोचन जिनको कहा जाता था प्रणब मुखर्जी, इन्होंने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया कि हम लोग जातीय आधारित गिनती करेंगे। मगर उन्होंने उस बार भी धोखा किया और जातीय आधारित गिनती करने की बजाय
सोशो इकोनॉमिक सेंसस करने का काम किया। और वो सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी जो किया गया वो भी पूरी तरीके से उसको लोगों के सामने रखा नहीं गया, स्टेट के हवाले कार्यक्रम कर दिया गया और स्टेट के मेहरबानी पर, मर्जी पर वो कार्यक्रम चलता रहा। आजाद भारत में सेंसस की प्रक्रिया शुरू की गई। साथियों, जब सेंसस का इतिहास हम लोग देखते हैं, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग अगर जमा करना चाहते हैं, तो मैं जब बाबा साहब अम्बेडकर सेंसस के बारे में क्या कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर खास तौर पर जाति आधारित सेंसस के बारे में या कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में क्या कहते थे, इसके बारे में जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 2 बार बाबा साहब ने कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा उठाया। बाबा साहब ने रिजाइन देने से पहले 2 बार इस मुद्दे को अपने कार्यकाल में बड़ी गंभीरता से उठाया। और उस समय जैसे आज हम लोग 2019 में यहां नासिक में अधिवेशन लेकर यह चर्चा कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होनी चाहिए, 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्ट बेस्ड सेंसस का मुद्दा उठाया। और बाबा साहब अम्बेडकर यह बात संविधान सभा में उठाते हैं कि जल्द ही जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और जनरल इलेक्शंस के लिए हमारे पास ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। 1941 की जो सेंसस है उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता क्योंकि सारे आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय 1941 की सेंसस करने के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी थी कि तुम ये सेंसस का काम करो। और आप जानते हैं कि उस समय ज्यादातर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो वो उस आंकड़ों में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां की गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि उन आंकड़ों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। हमें चुनाव की तैयारियां करनी, इलेक्शंस के लिए हमारे पास ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। तो उस डाटा के लिए एक अधिकृत हमारे पास संख्या होनी चाहिए, प्रमाणित संख्या होनी चाहिए। तो जातीय आधारित गिनती करनी चाहिए। और जब साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने जातीय आधारित गिनती का मुद्दा उठाया, कास्ट बेस्ड सेंसस का जो अंग्रेजों का मामला था उसको उठाया, बराबर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1948 का जो सेंसस एक्ट था उसमें बदलाव किया। बाबा साहब अम्बेडकर केवल मुद्दा उठा रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया कांग्रेस के ऊपर हुई और कांग्रेस ने, नेहरू ने इस बात को जाना कि अगर जातीय आधारित गिनती का मामला अगर बाबा साहब उठा रहे और ये आंकड़े अगर लोगों के सामने आ गए तो कांग्रेस की राजनीति जड़ के साथ खत्म हो जाएगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस एक्ट में बदलाव किया। अंग्रेजों की जो नीति थी जाति के आधारित पर गिनती करने की, उस गिनती को, उस जातीय आधारित गिनती करने की नीति को कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने रोका और उसके जगह पर जाति के आधार पर जो सेंसस होता था उसको रोककर धर्म के आधार पर सेंसस करवाने का निर्णय किया गया। आज बीजेपी के लोग, मोदी और अमित शाह के लोग हर बात के लिए नेहरू को जिम्मेदार धरते हैं। हर बात अगर कोई उनको प्रॉब्लम होता है तो उसको नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। मगर आज तक मोदी, शाह या किसी भी बीजेपी के नेता ने जाति आधारित गिनती का काम नेहरू ने रोकने का किया, इसके लिए कभी नेहरू को जिम्मेदार नहीं माना। ये भी तो काम नेहरू ने किया था। और साथियों ये सेंसस एक्ट बदला गया और उसके बाद 1951 से लेके जो सेंसस भारत में हुई, हर बार जाति के आंकड़ों को छुपाया गया, हर बार उस जाति को छुपाने की कोशिश की गई, जाति के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की। 2011 का जो सोशो इकोनॉमिक सेंसस है, अगर आप उसको पढ़ोगे, उसका थोड़ा डाटा अगर आप छानबीन करने के लिए लोगे तो भारत में उस सेंसस कमीशन जो है उसके आंकड़े अवेलेबल है। जो आंकड़े लोगों की तरफ से जाति के नाम पर जमा किए गए
लगभग 40 लाख से ज्यादा जातियों के नाम जमा हुए। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस को अगर आप पढ़ोगे, उसके डाटा को अगर आप अध्ययन करोगे, तो एक दो नहीं, छोटी मोटी 40 लाख जातियों के आंकड़े सामने आए। इतनी ज्यादा जातियों का आंकड़ा जमा हुआ। अब इसमें सारे के सारे जेन्युइन नहीं है। हर जाति अपने अपने नाम के आगे गोत्र लगाती है, कोई लोग अपना वंश के नाम पर लगाता है। और फिर सरकार ने यह रिपोर्ट पब्लिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा आंकड़ा जो है, हम इसको वर्गीकरण नहीं कर सकते, उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये डाटा जो है पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता, उसकी चर्चा नहीं कर सकते। और यही तर्क इस बार भी दिया गया। 31 अगस्त 2018 को, बराबर एक साल पहले की बात है, 31 अगस्त 2018 को उस समय के जो होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोषणा की थी कि इस बार भारत सरकार जो है बैकवर्ड क्लासेस की सेंसस करेगी। ऑफिशियल उसका प्रेस रिलीज किया गया था। 31 अगस्त 2018 को यह जानकारी होम डिपार्टमेंट के लोगों ने, होम मिनिस्टर ने आंकड़ा, मतलब ये घोषणा की थी कि हम लोग इस बार बैकवर्ड क्लास का सेंसस करेंगे, कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। अब जब यह घोषणा की है तो सरकार अपनी ही की हुई घोषणा के विरोध में स्टैंड क्यों ले रही है? साथियों, अभी होम डिपार्टमेंट ने सेंसस की तैयारियां शुरू कर दी है। एक पिछले 8-15 दिनों का अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या हिंदू पढ़ो, तो आपको इसमें सारी डिटेल जानकारी पढ़ने को मिलेगी कि जो सेंसस कमिश्नर है, इसने ये कहा कि हमारे ऊपर बंधन है, मैंडेटरी हम लोगों को है कि SC ST का सेंसस किया जाए। तो फिर बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा क्यों है? तो फिर सेंसस कमिश्नर ने यह कहा कि बैकवर्ड क्लास का सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, निर्णय कैबिनेट को लेना है, वो हमारे अधिकार वाली बात नहीं है। और कैबिनेट की तरफ से, होम डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। जो पुरानी नीति है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सवाल है कि ये चुनाव से पहले क्यों कहा गया? तो चुनाव के पहले इस बात का प्रोपेगेंडा किया गया ताकि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का समर्थन हासिल किया जाए। और जैसे ही उनका समर्थन मिला, चुनाव के नतीजे घोषित हुए, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, तो बीजेपी ने अपने ही किए हुए वादे को इनकार किया और बैकवर्ड क्लास की सेंसस करने से इनकार किया। 2001 में बीजेपी की सरकार थी, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के पास होम मिनिस्ट्री थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी बैकवर्ड क्लास की सेंसस को करने से इनकार किया था। इस बार भी बीजेपी के ही लोगों ने इनकार किया। 2011 में प्रणब मुखर्जी ने इनकार किया। अब आप कहोगे कि आंकड़ों से क्या होता है? आंकड़ों से क्या फर्क पड़ता है? साथियों, इस देश का 52% OBC अपने हक अधिकार तो छोड़ो, अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। 70 साल हो गए आजादी को। इस देश का शासक वर्ग, अपर कास्ट जो वर्ग है, ब्राह्मण जो है, उसकी सेंसस करने के लिए राजी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2018 में भारत सरकार की जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है, उसने भारत के अंदर कितना लाइव स्टॉक है, कितने जानवर है, उस जानवरों का गिनती शुरू कर दिया। ये जानवरों का सेंसस 20 बार हुआ भारत में। 2012 में जब सेंसस किया, जानवरों का गिनती किया, वो 19वीं गिनती थी। सितंबर 2018 से जानवरों का गिनती शुरू कर लिया गया। ये 20वां सेंसस है जानवरों का। गाय कितने हैं, बैल कितने हैं, गधे कितने हैं, घोड़े कितने हैं, दूध देने वाली गाय कितनी है, दूध ना देने वाली गाय कितनी है, सींग वाली कितनी गाय है, बगैर सींग वाली कितनी गाय है, सारा आंकड़ा।
अंग्रेजों ने जैसे 1872 में इंसानों की गिनती शुरू की, वही अंग्रेज से जिन्होंने 1919 को लाइव स्टॉक का जो है सेंसस शुरू किया। मतलब इंसानों को गिनने के बाद लगभग 47 साल बाद जानवरों को गिनने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया। अंग्रेज जाति गिनते थे, जानवर भी गिनते थे। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जानवरों को गिनने की जो अंग्रेजों की नीति थी उसको जारी रखा, मगर जो जाति गिनने की जो नीति थी अंग्रेजों की, उस पर पाबंदी लगाई। 20 बार जानवर गिने गए। अभी एक हफ्ता पहले भारत में टाइगर का सेंसस हुआ। कितने टाइगर है उसका आंकड़ा दिया गया। आप कहोगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है। साथियों, महाराष्ट्र में मालडोक नाम का एक पंछी है। आप में से बहुत सारे लोग उसको देखे भी नहीं होंगे। ये मालडोक पक्षी महाराष्ट्र में सोलापुर, अहमदनगर और ये जो विदर्भ का चंद्रपुर एरिया है, ऐसे 2-4 जिलों में पाया जाता है। अभी 2017 में इस पंछी की गिनती की गई और सरकार का आंकड़ा यह कहता है कि केवल 2 या 3 ही पंछी जिंदा है। मगर ये 2 या 3 पंछियों के लिए भारत सरकार ने लगभग 90,500 एकड़ की फॉरेस्ट को रिजर्व रखा हुआ है। केवल 2 ही पंछी है। उसका जो गिनती किया गया 2017 का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है कि केवल 2 ही पंछी देखने को मिले। और कितना एकड़ लैंड रिजर्व है? लगभग 90,500 एकड़। तो एक पंछी के नाम पर लगभग 45,000 एकड़। हमारे यहां गांव में जिसको 5-10 एकड़ जमीन, उसको पाटिल कहते। अब वो पंछी के नाम पर 45,000 एकड़ जमीन है और वो किसी पार्टी को वोट नहीं डालता, किसी का जय जयकार नहीं करता। आंकड़े क्या करते हैं साथियों? या आप लोगों को लगता होगा कि बार बार जाति का नाम लेकर क्यों बोला जाता है? जाति की क्या जरूरत है? कम से कम बैकवर्ड क्लास के लोगों को तो ये जानने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हो रहा है। साथियों, अभी 7 अगस्त हुआ, 4 दिन पहले की बात है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके लगभग 29 साल पूरे हुए और 29 साल होने के बाद में बैकवर्ड क्लास का क्या स्टेटस है साथियों, उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 10 जुलाई 2019 को लोकसभा में टीएमसी का एक सांसद था, उसने एक सवाल पूछा भारत सरकार को कि इस देश के सेक्रेटेरिएट में भारत की जनता की कितनी हिस्सेदारी है। जिसको आप भारत की जनता कहते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हो, उस भारत की जनता की सेक्रेटेरिएट में कितनी हिस्सेदारी है। तो आंकड़े साथियों मैं आपको जरा बता दूं। भारत के सेक्रेटेरिएट में 89 सेक्रेटरी है। जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं उसमें 89 सेक्रेटरी है। उस 89 सेक्रेटरीट में शेड्यूल कास्ट के हिस्से में 1, यहां जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सुने, 89 सेक्रेटरीट में शेड्यूल कास्ट का सेक्रेटरी 1, आदिवासियों के 3 और द ग्रेट ओबीसी जो अपने आप को बहुत बड़ा और 30 मार्क का जो अपने आप को मानते हैं कि हम लोग सत्ता में, हमारे राज आ गया, जो घर में बैठकर कश्मीर में प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे, वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के हिस्से में कितनी मिनिस्ट्रियां हैं? 89 सेक्रेटरीट में बैकवर्ड क्लास का ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है 0। 89 सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियों में, अब 52% ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है 0। उसके बाद आता है सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, 93 एडिशनल सेक्रेटरी है, शेड्यूल कास्ट के 6, आदिवासियों के 5
और इसमें भी ओबीसी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इस बार भी वो पीछे नहीं हटे, इस बार भी 0 है। फिर एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। 275 ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है टोटल। इसमें शेड्यूल कास्ट के हिस्से में 13, आदिवासियों के हिस्से में 9 और बैकवर्ड क्लास के हिस्से में 19। टोटल मिला के 457 सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट 20, आदिवासी 17 और ओबीसी 19। तो 457 में एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी 56। तो 56 इंच के सीना रखने वाले लोगों के हिस्से में कितना आया? 56। यह भारत का असली चेहरा है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को क्या इन आंकड़ों की कोई जानकारी दी जा रही है? जो धारा 370 हटाने के लिए मोदी का बल्ले बल्ले कर रहे, मिठाई बांट रहे, पेड़े बांट रहे, यहां क्या किया जा रहा है उसके साथ? 2015 में ओबीसी के 314 लड़के यूपीएससी पास आउट हुए। और 314 यूपीएससी पास आउट हुए लड़कों को जब डीओपीटी के पास भेजा गया पोस्टिंग के लिए, तो डीओपीटी ने उनको क्रीमिलियर के क्राइटेरिया में फंसाया और उसमें से 120 यूपीएससी पास आउट कैंडिडेट को क्रीमिलियर में डाल दिया और उनको पोस्टिंग देने से इनकार किया। यही हाल 2018 में हुआ। 17-18 का यूपीएससी का निकाल उठाकर देखो, 36 स्टूडेंट्स को डीओपीटी ने क्रीमिलियर के क्राइटेरिया में लगाया। 6 बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट जनरल मेरिट में आए, इस वजह से बच गए। 30 लड़कों को पोस्टिंग देने से इनकार किया गया। मात्र 5 सालों में इसी मोदी सरकार ने 150 यूपीएससी पास आउट ओबीसी के कैंडिडेट को पोस्टिंग देने से इनकार कर दिया। तीसरा आंकड़ा साथियों उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मोदी सरकार की कैबिनेट के पास में पहली बार जस्टिस रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट रखे गए। अरे रिपोर्ट भी यही आंकड़े बताते हैं। सेंट्रल की जो ओबीसी की लिस्ट है, उस लिस्ट में से लगभग 1997 कास्ट जो है वो नौकरियों में 2.6% है। 1997 कास्ट नौकरियों में कितना है? 2.5%। उसमें से 994 जातियां, 994 कास्ट ऐसी है जिन जातियों को आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भी नौकरी नहीं मिली। तो क्या बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो आश्वासन दिया गया था आजादी के समय में कि उनको शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी मिलेगी, उनके साथ न्याय किया जाएगा, कहां है बैकवर्ड क्लास? अरे जो लोग आपको गिनने के लिए राजी नहीं है, हक अधिकार कहां से देंगे? क्यों जरूरत होती है कास्ट बेस्ड सेंसस की? हर बार सुप्रीम कोर्ट में बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है। संख्या नहीं है, किस आधार पर देंगे? मराठा रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, आंकड़ों के आधार पर यह किया गया। और साथियों सवाल केवल ओबीसी की सेंसस का नहीं है। जो आंकड़े 2011 के सेंसस के पब्लिश हुए हैं उसमें शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो 16.6% है और आदिवासियों का जो पॉपुलेशन है वो 8.6% है। अगर ये टोटल किया जाए तो लगभग 25.2% है। अब आप कहोगे कि इसका कास्ट बेस्ड सेंसस का एससी एसटी के क्या संबंध है? एससी एसटी के लिए भी ये इतना ही जरूरी है जितना बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, क्योंकि एससी एसटी को संख्या के आधार पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने का आश्वासन दिया गया है। जब भारत आजाद हुआ तो 12% रिजर्वेशन था। 1971 के बाद इसको 15% किया गया और साथियों 71 से लेकर 2021 तक
लगभग हम ये कह सकते कि 50 साल का समय हुआ, ये 15% के आंकड़ों की कोई समीक्षा नहीं की गई। आज अगर शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 2011 की सेंसस में 16.6% है, तो शेड्यूल कास्ट का नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन जो है वो 15% से बढ़ाकर 16.6% करना चाहिए, 1.6% उसको बढ़ाना चाहिए। अब आप कहोगे कि 1-1.5% से क्या फर्क पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की 50 लाख नौकरियां है, अगर 50 लाख का 2% निकालो 1 लाख नौकरियां होती है। 1-1.5% से कितना फर्क पड़ता है? 1 लाख नौकरियां शेड्यूल कास्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। आदिवासियों की 8.6% सेंसस हुई, आदिवासियों को 7.5% दिया जा रहा है। अगर आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए तो आदिवासियों की 50,000 सीटें बढ़ सकती है नौकरियों की, लगभग 1.5 लाख सीटें, 1.5 लाख नौकरियां SC/ST की बढ़ जाएगी। मगर SC/ST को इसके बारे में बताया नहीं जा रहा। तो ये सेंसस का मामला साथियों केवल शेड्यूल कास्ट, केवल ट्राइब या केवल बैकवर्ड क्लास के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये भारत की सारी जो शोषित जातियां हैं, उन जातियों के हक अधिकार से जुड़ा हुआ है। बजट के लिए जरूरी आंकड़े, डेवलपमेंट के लिए आंकड़े चाहिए, प्लानिंग के लिए आंकड़े चाहिए। सरकार आंकड़े देने के लिए हजारों करोड़ खर्चा करती, मगर आंकड़े दे नहीं रही। अब जब आपके आंकड़े ही सरकार के पास नहीं है या वो आंकड़े गिनना नहीं चाहती, तो फिर बैकवर्ड क्लास के साथ आजादी के नाम पर या 70 साल के बाद में क्या होगा? 10% आरक्षण देने के लिए ब्राह्मणों ने जितनी जल्दबाजी की, 15 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डर निकाला गया, 2 लाख नई सीटें बढ़ाई गई, उसके लिए बजट एलोकेशन किया गया। 10-15 दिनों के अंदर ब्राह्मणों को, सवर्णों को आरक्षण देने के लिए इतनी तैयारियां होती है, तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिकार देने के लिए क्यों नहीं होता? 2011 में मामला बना था, उसके साथ धोखा हुआ। 2021 में भी बैकवर्ड लोगों के साथ में धोखा होने की संभावना है। मगर अगर उस धोखे को रोकना है तो साथियों हमें बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए लड़ने की तैयारी करनी होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी यहां चर्चा करते हुए जब हम अंदर थे तो एक बड़ा निर्णय वहां पर उन्होंने बताया, एक बड़ी घोषणा अभी आज या मंच पर से शायद वो कर सकते हैं कि ईवीएम का भंडाफोड़ करने के लिए जैसे परिवर्तन यात्रा की गई, वैसे भारत में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कितना धोखा हुआ, और ये बैकवर्ड क्लास की सेंसस और जातीय आधारित गिनती के सेंसस को लेकर भी एक विशाल परिवर्तन यात्रा करने की बात उन्होंने वहां पर कही। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज में ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होगा। ओबीसी आज की स्थिति में पूरी तरह से लीडरलेस स्लॉट में कन्वर्ट हो गया है। कैबिनेट में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, और जिन लोगों को ओबीसी के नाम पर हिस्सेदारी दी गई है, क्या वो ओबीसी के वास्तविक प्रतिनिधि है? क्या वो बैकवर्ड क्लास के लिए कोई लड़ाई लड़ने का, कोई मामला खड़ा करने के लिए कोई बात कर रहे हैं? नहीं। कोई लीडरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैकवर्ड क्लास की नहीं है। वही हालात स्टेट में है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। 13 पॉइंट रोस्टर में बैकवर्ड लोगों के साथ में क्या धोखा किया। आप यूनिवर्सिटी के आंकड़े उठाकर देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंकड़े उठाकर देखो, कितने ओबीसी के प्रोफेसर वहां पर है, कितने एसोसिएट प्रोफेसर है। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज उठाकर देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज उठाकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि बैकवर्ड लोगों के साथ में क्या हो रहा। तो सरकार क्या करती है? बैकवर्ड लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया घोषणा करती है। राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि हम लोग अगली बार जो सेंसस होगा उसमें ओबीसी की सेंसस करेंगे। अब ओबीसी को देने की जरूरत तो है नहीं, तो खुश हो गए। एक बार एक बढ़िया से गाना गाने वाला जो एक कलाकार है जो गाता था, बढ़िया से गाना बजाता था, वो एक राजा के दरबार में जाता है और राजा के सामने जाकर बढ़िया गीत गाता है। जब वो बढ़िया गीत गाता है तो राजा उसका गाना सुनकर खुश होता है और उसको कहता है कि इसे 10,000 रुपए दिए जाए। तो गाने वाला खुश होता है। फिर दूसरा गाना गाता है,
बढ़िया गाना गाता है तो बादशाह खुश होता है, कहता है इसको 25,000 दिए जाए। फिर तीसरा गाना गाता है, बादशाह कहता है इसको 50,000 दिए जाए। फिर और एक गाना गाता है, बादशाह कहता है इसको 1,00,000 रुपए दिए जाए। फिर जब वो कार्यक्रम खत्म होता है तो वो जो गायक है वो अपना पैसा लेने के लिए अकाउंटेंट के पास जाता है कि भाई मेरे को राजा ने इतना इतना इनाम दिया है, वो पैसा दो। तो राजा को कहता है कि महाराज आपने इतना इतना मुझे पैसा देने की बात कही थी और मेरा इनाम दो। तो राजा उसको कहता है, बादशाह उसे कहता है, तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर रहा था। तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर दिया, दोनों के कान खुश हो गए, लेने देने की जरूरत नहीं है, कान खुश हो रहे हमारे। नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, हलवाई का कुत्ता जो है वो खुशबू से ही उसका पेट भर जाता है। हलवाई का जो कुत्ता होता है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जो मिठाई की खुशबू आती है उसी से उसका पेट भर जाता है। बैकवर्ड क्लास के साथ यही हुआ। हम गिनती करेंगे, हमको लगा हो गया। मराठा आरक्षण के साथ यही हुआ। तो साथियों ये सारा धोखाधड़ी का मामला है। ब्राह्मण लेना जानता है, देना नहीं। ब्राह्मणों का चरित्र जो है वो देने वाला नहीं है, लेने वाला है। इसलिए उससे सतर्क होने की जरूरत है और इसके लिए साथियों बड़े पैमाने पर हम लोगों को लड़ने की और संगठित तरीके से काम करने की जरूरत है। इस बार सरकार ने निर्णय लिया और निर्णय बजट में आपने रिफ्लेक्ट किया होगा, एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा, उसमें हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट है, पिछले साल का कितना बजट था। आंकड़े उठाकर देखो तो आंकड़ों की हेरा फेरी करके आंकड़े बढ़ा करके दिखाए गए। उन आंकड़ों में आपकी क्या हिस्सेदारी है? जो बजट घोषित किया गया बैकवर्ड क्लास के नाम पर, शेड्यूल कास्ट के नाम पर, ट्राइब के नाम पर, खर्चा कितना हुआ? सरकार जो खर्चे के आंकड़े हैं वो छुपा रही है। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो प्रपोजल भेजता है वो आंकड़े देखिए और सरकार का एक्चुअल प्रोविजन बजट जो है वो देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। बैकवर्ड क्लास के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ धोखा हो रहा है। तो साथ इस धोखे से बाहर निकलना होगा और इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए एक बहुत बड़ी लड़ाई इस बैकवर्ड क्लास की और जाति आधारित सेंसस के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत है। जाति को गिनना होगा। जब तक जाति नहीं गिनी जाएगी तब तक भारत का असली चेहरा सामने नहीं आएगा। जाति की गिनती कितनी जरूरी है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये हमसे ज्यादा ब्राह्मण जानता है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा जाति की गिनती छुपाता रहा। इसलिए साथियों इसको एक्सपोज करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।